So, welcome to the Urmila classes. Myself रोहित तिवारी. हम लोग जो चर्चा कर रहे थे इसके पहले, वो चर्चा मध्यकालीन भारत पर चल रहा था, ठीक है। और जो बात हुई वो कहाँ हुई, कैसे हुई, है ना। आइए इसको देखते हैं। तो हम मिडाइवल इंडिया जो बोले की चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा के दौरान जैसा मैंने आपको बताया है कि हम इसको लगभग 750 से लेकर के 1857 तक के दौर को इसके अंतर्गत रखते हैं, और इसको भी आगे फर्दर दो अलग अलग कालखंड में बांट देते हैं। एक को आप अर्ली मेडिवल इंडिया बोलते हो और एक को आप लेटर मेडिवल इंडिया बोलते हो, यानी एक पूर्व मध्यकाल, ठीक है, और एक को आप कहते हो मध्यकाल ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका टाइमिंग तकरीबन 750 से लेकर के 1200 के आसपास सी, है ना, और इसका टाइमिंग लगभग 1200 के आसपास से लेकर के 1857 तक का दौर को इसको कहते हैं। ये हमारा आउटलाइन है। ये जो पोर्शन है अर्ली मेडिवल इंडिया, ये हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है, ये आप सब भी जानते हैं। और केवल डिस्कस ही नहीं किया बल्कि बहुत ही कायदे से एक एक सेक्शन को इसको उठा करके हमने देखा है। इसके अंतर्गत आपने क्या क्या पढ़ा है, तो आप एक तो त्रिपक्षीय संघर्ष आपने देखा, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के मध्य। आपने विदेशी आक्रमण देखा, फॉरेन इन्वेजन्स, 3 अलग अलग व्यक्ति आक्रमण करता है, सारी चर्चा आपसे हो चुकी है। इसके अलावे भी आपने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के तौर पर देखा कि ये जो राजपूत काल के रूप में हम इन चीज़ों को देखा आपने। तो ये 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इस पर सारी चर्चा आपके साथ बिंदुवार पॉइंट बाय पॉइंट आपके साथ मैं कर चुका हूं। अब हम अर्ली मेडिवल के बाद के दौर पर एंटर कर चुके हैं, यानी लेटर मेडिवल इंडिया का जो पोर्शन है यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। इस पे भी अगर आप बात करो, जो मैं पहले ही आउटलाइन एक दे देता हूं ताकि आपका एक पिक्चर क्लियर रहे, ठीक है। तो इस पर भी बात करो, तो इस पर हमने आपको बात करना है लगभग 1206 से 1526 तक के दौर को आप दिल्ली सल्तनत का काल कहते हो, जो हमें पढ़ना है। हम इस पर डिस्कस करेंगे आज से। इसके अलावा इस 1526 से लेकर के 1857 तक ये जो दौर है, इसको आप मुगल काल बोलते हो। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपको भक्ति या सूफी आंदोलन पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको पढ़ना है, जैसे कुछ क्षेत्रीय राजवंश पढ़ना है आपको, जैसे आपने पढ़ना है विजयनगर, जैसे आपने पढ़ना है बहमनी, ऐसे राजवंशों को पढ़ना है। और ये हमारा ओवरऑल मेडिवल इंडिया का जो पिक्चर है वो यही इर्द गिर्द, इसी इर्द गिर्द में आपके घूमेगा, ठीक है। सो कम टू द टॉपिक। आज का जो हमारा अपना टॉपिक है, हम उस टॉपिक पर एंटर करते हैं, और वो टॉपिक है आपका दिल्ली सल्तनत का टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? दिल्ली सल्तनत का टॉपिक। इसमें भी जो चीज़ें चल रही थी, आइए उस पर विचार करते हैं।
एक मिनट जी। देखिए, दिल्ली सल्तनत के इस दौर को हमने जो आपके सामने रखा था, अगर आपको याद होगा कल के क्लास में, तो ये 5 राजवंश जिसको लेकर के पढ़ना है आपको। गुलाम, इस गुलाम को मामलुक भी बोलते हैं। मामलुक अरबिक में गुलाम या स्लेव को ही मामलुक वर्ड के रूप में जाना जाता है। उसका पर्टिकुलरली गुलाम शब्द का अरबिक वर्ड है मामलुक, इसलिए इसको मामलुक वंश भी कहते हैं। इस गुलाम वंश के बाद आप देखोगे एक और वंश आता है खिलजी। खिलजी वंश के बाद आपको नजर आएगा तुगलक। तुगलक वंश के बाद आपको नजर आएगा सैयद, और सैयद वंश के बाद आपको नजर आएगा लोधी। सबका टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है, ये बताना है आपको कि इसमें से दिल्ली सल्तनत के 5 इन वंशों में सबसे अधिक, सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया। ये एक प्रश्न बन सकता है, और इसका आंसर अगर आप देखने जाओ तो क्या मिलेगा बताइए, देख लीजिए। ये 1206 से 90 हुआ, यानी ये 84 ईयर्स, ठीक है। ये 1290 से 1320, इसका मतलब ये महज 30 ईयर्स, क्या जी। इसके अलावा आप देख सकते हो 1320 से लेकर के ये लगभग 96 ईयर्स या 94 ईयर्स ना, हाँ 94 ईयर्स। इसके अलावा ये आपको नजर आ रहा है 14 से 51, यानी तकरीबन 36-37 साल है ना, 37 ईयर्स। और इधर आपको ये नजर आ रहा है, इधर का 49 और उधर 26, यानी 75 ईयर्स। तो बहुत क्लियर है कि सबसे अधिक समय तक जिसने शासन किया है वो है तुगलक। पूछा जा सकता है इसके बारे में क्या है कि ये सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश रहा है। और सबसे कम टाइम अगर पूछा जाए तो भी याद रखिएगा, सबसे कम टाइम आपका खिलजी, ठीक है ना, सबसे कम। तो ये सब 2 प्रश्न यहां से भी बन सकता है। इसके अलावा कौन से राजवंश के संस्थापक कौन है, यहां से भी बन सकता है, और हम 1 बाय 1 एक एक चीज को देखते चले जाएंगे। चलिए, सो कम टू द टॉपिक। आपको मैंने कल ही बताया था कि ये, चलिए इसमें सीधा ये देखिए, ये गुलाम वंश है। कुछ और बातें इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ और बातें जान लीजिए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो गौरी जो थे, इस गौरी के कई सारे दास आपको नजर आ रहे हैं, 3-4। जैसे एक दास है यलदौज, एक दास हो गया। एक दास है कुबाचा, एक दास है कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक दास है बख्तियार खिलजी। 4 अलग अलग दास आपको नजर आ रहा है, चारों अलग अलग जगहों पर अपना शासन स्थापित करता है। जो यलदौज है वो अफगानिस्तान में, जहां पे गौरी का शासन था, वही है। एक्चुअली गौरी का कोई बेटा नहीं है, ठीक है ना। तो चारों दासों ने अपने अपने जगह। कुबाचा ये मान के चलिए कि लगभग पंजाब वाला इलाके में है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करो तो आपको मैंने बता दिया कि ये भारत में, और भारत में भी लगभग जो पश्चिमी क्षेत्र है, कल ही मैंने आपकी चर्चा की उससे, लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और बख्तियार खिलजी के बारे में बात किया था कि ये पूर्वी भारत में, खास करके बंगाल और बिहार, और मैंने ये भी बताया था कि यही बख्तियार खिलजी है जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय का तहस नहस कर दिया था। कहानी यहां से शुरू होती है। इस भाई साहब ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आप देख सकते हैं, इन्होंने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया और गुलाम यानी स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश को स्थापित कर दिया। चूंकि ये गुलाम थे,
है ना। तो गुलाम कोई क्या कहते हैं, दास कोई क्या बोलते हैं, मामलूक बोलते हैं, इसीलिए गुलाम वंश बोलिए या इसको मामलूक वंश बोलिए, एक ही बात है ना, दोनों वर्ड का इस्तेमाल कई जगह होता है। तो गुलाम या मामलूक का जो टाइम है वो लगभग 1206 से 1290 के आसपास का इलाका है। अब देखिए कौन कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में आते हैं, 1210 तक ये रहते हैं। घोड़ा में बैठ करके चौगान खेल रहे थे, पोलो खेल रहे थे, गिर करके मर गए, ठीक है। उसके बाद 1210 से 36 में आपको दो किंग नजर आएगा। एक साल 8 महीना के लिए, लगभग 8 मंथ के लिए आपको एक शासक आएगा, आराम शाह। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या है, बेटा है, किंतु इससे लोग खुश नहीं, बड़ा ही अयोग्य शासक था और 8 महीने के अंदर में ही इसको हटवा करके एक शासक हुआ है इल्तुतमिश। ये आ जाते हैं जो 1211 में 36 तक, और इसको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक के तौर पर भी देखा गया है। ये हुए संस्थापक है ना, ये हुए संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक कई विद्वानों ने इल्तुतमिश को माना है। इल्तुतमिश के बाद इनका एक बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज और इनकी बेटी है रजिया, ठीक है। तो रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान आती हैं, ये हमें देखना है। रजिया सुल्तान पहली महिला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत की। आप देख सकते हैं रजिया के नाम के बाद बेगम नहीं सुल्तान लगाया जाता है। तो फर्स्ट वुमेन सुल्तान है ना, रजिया है। 1236 से लेकर के 40 तक के दौर को इनका टाइमिंग माना जाता है। इसके अलावे रजिया सुल्तान के बाद एक शासक आया बहराम शाह 40 से 42, फिर अलाउद्दीन शाह 42 से 46, फिर नसीरुद्दीन महमूद जिसको आप कहते हो 46 से 66 लगभग 20 वर्ष। और इन्हीं के शासनकाल में, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में एक मंत्री रहा करता था बलबन, ध्यान रखिएगा, बलबन मंत्री रहा करता था। और न सिर्फ मंत्री रहा करता था बल्कि ये वास्तविक शासक यही है। भले ही राजा आपको दिख रहा है नसीरुद्दीन महमूद शाह, और बाद में 1266 में आकर के तो खैर बलबन जो आकर के सत्ता पे आ जाते हैं 1287 तक, 21 साल तक ये रहते हैं, ठीक है। तो नसीरुद्दीन महमूद के टाइम में भी यही थे मूल रूप से, अगर डिफेक्टो किंग अगर बात करें यानी वास्तविक राजा अगर बात करें तो बलबन ही था। फिर 87 में से लेकर के 90 तक 3 ही साल का ये दौर है, किंतु कोई बहुत यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। एक कैकाबाद है, कैमुर्स, और उसके बाद ये खत्म हो जाता है। और एक नई, यही जो कैमुर्स है इसको या कैकाबाद है, इसकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना होती है और उस राजवंश का नाम है खिलजी। उस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा। तो फिलहाल आपने ये देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना किया, इसके बाद एक मजबूत एक महत्वपूर्ण शासक आता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। भी हम विचार करेंगे कि आखिर वाई इल्तुतमिश इज सेड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनास्टी, ठीक है। इल्तुतमिश को क्यों वास्तविक संस्थापक का दर्जा दिया गया है। इसके बाद हमने एक रजिया सुल्तान भी देखना है, एक और महत्वपूर्ण शासक के रूप में बलबन देखना है। मूल रूप से 4 ही लोगों को देखना है इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक देखना है, इल्तुतमिश देखना है, रजिया सुल्तान देखना है और बलबन देखना है। ये 4 महत्वपूर्ण राजा हैं, किंतु आपको जानकारी होनी चाहिए कि कब किसके बाद कौन आता है। तो ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, फिर बलबन, और फिर कैकाबाद, और फिर कैमुर्स। ये कहानी है पूरी गुलाम राजवंश की, यानी 1206 से लेकर के 1290 तक की ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहां आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत गुलाम राजवंश। संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक माना जाता है, जो 1206 से 10 मात्र 4 वर्षों के लिए है। 1210 में चौगान यानी पोलो बोल सकते हो इसको, घोड़े में बैठ करके खेलते हैं, घोड़े से गिरा और वो मर गया, ठीक है। इन्होंने, इनकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। वास्तव में इन्हें डर था इधर आने से, मतलब दूसरे साइड आने से इनको डर था कि कहीं ऐसा कुछ नहीं हमको
सेफ अपने आप को महसूस कर रहे थे लाहौर। अभी अभी तो इन्होंने ये तो संस्थापक हैं, तो ये बहुत मजबूत स्थिति में खुद को नहीं है, ठीक है, 40 साल के लिए रहे भी हैं। अगला पॉइंट है कि अफगानिस्तान का जो यलदौज है इसका इंपैक्ट इन पर है। मतलब यलदौज कहता है कि देखो बाबू, तुम भले ही वहां पर शासन कर रहे हो, राजा हो, किंतु तुम हमारे अंडर में हो, ये बात ध्यान रखना, इसको भूलना मत, ये बात भी ध्यान है ना। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। एक सूफी संत है, एक नहीं कई सूफी संतों को इन्होंने संरक्षण दिया, जिसमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद रखिएगा। इन्हीं के नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार को स्थापना किया, यानी शुरू किया, निर्माण करे। कंप्लीट इनके टाइम पे नहीं होता है, किंतु ध्यान रखिएगा, कई लोग ये गलत समझ बैठते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही नाम के या अपने लिए कुतुब मीनार बनवाया था। ऐसी बात नहीं है। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नामक एक सूफी संत है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने सूफी संतों को, सूफीज्म को पैट्रोनेज दिया, संरक्षण भी दिया, ठीक है। और इसीलिए इनके ये जो संरक्षण देने के क्रम में ये बड़े दान देते थे सूफियों को, और दान देने के कारण ही इनका एक और नाम पड़ा लाख बख्श, जो बख्शिश के रूप में लाखों रुपए दे देता हूं, करेक्ट, यानी चैरिटी में खूब पैसा ये देते हैं, ये बात आप देख रहे हैं। तो कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। प्रश्न एक बार पूछता है, ऐसा बड़ा अच्छा प्रश्न पूछता है कि किसके शासनकाल में प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आया था? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह भी एक प्रश्न बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके यादगार में, किसके सम्मान में, किसके कमेमोरेट में कुतुब मीनार की स्थापना किया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लाख बख्श के रूप में इनको जाना जाता है। ये वो शासक हैं जिनको जजिया कर इन्होंने लगाया। जजिया कर इज अ टैक्स विच इज पर्टिकुलरली फॉर नॉन मुस्लिम्स, है ना, कि अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो ठीक तरीके से रहना, एक टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसको जजिया कर कहा गया। जजिया कर सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि मोहम्मद बिन जो कासिम है ना, जो 712 पे ईस्वी में अपना आक्रमण करता है, ये पहली बार जजिया लगाता है। लेकिन इन्होंने जो लगाया है वो सिंध में लगाया है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पहली बार जजिया कर कौन लगा रहा है, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वक्त इनका एक एरिया है, एक स्टेट है बदायूं। बदायूं मतलब आज का लगभग मान के चलिए उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश के गवर्नर के तौर पर इन्होंने रखा है एक व्यक्ति को, और वो है इल्तुतमिश, जो इनके बाद आकर शासक भी बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थिति क्या है। तो ये एक बार अच्छी तरह समझ गए। इन्होंने, इनकी राजधानी लाहौर है, यलदौज का इंपैक्ट था, सूफी संतों को इन्होंने संरक्षण दिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए कुतुब मीनार और लाख बख्श के रूप में भी जाने गए, और जजिया कर की शुरुआत इन्होंने किया। तो स्थापत्य के बारे में बात करें तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा, एक पॉइंट तो यह है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य की शुरुआत की। दूसरा पॉइंट, इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, पहली बार आकर के यहाँ पे मस्जिद निर्माण की शुरुआत करते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और कहाँ है ये? तो दिल्ली में है। और तीसरा पॉइंट इनका 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा भी अपने आप में क्या है? एक मस्जिद टाइप का ही है। ये कहाँ है? तो अजमेर में है, और ये पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करता था। अब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि वो पहले मंदिर हुआ करता था, उसको कन्वर्ट किया गया। तो इनके जो स्थापत्य है उसमें आपको 3 चीजें याद रखना है। कुतुब मीनार निर्माण कार्य शुरू, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माता रहे, और 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनाया है अजमेर में। यह भी याद रखना है कि कहाँ है, कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। 2 विद्वान इनके दरबार में रहते थे, एक हसन निजामी, और इनका एक किताब है ताजुल मसीर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक फखुल दिन, और इनकी एक किताब है तारीख मुबारक शाही, ठीक है, तारीख मुबारक शाही। तो याद रखना है, ये है आपका दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी। मुझे लगता है कोई अब समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक के एक बेटे हैं और एक स्लेव है, ठीक है। स्लेव कहें या फिर इसको सन इन लॉ कहें,
यानी इसके दामाद भी। बेटा का नाम है आराम शाह और दामाद का नाम है इल्तुतमिश। अब आराम शाह बेचारा राजा का बेटा था, इतना ना आराम मिल गया कि बिगड़ गया, और बिगड़ गया तो हो गया अयोग्य, और अयोग्य हो गया तो लोगों को नापसंद होगा, लोगों को नापसंद होगा। कोई क्यों पसंद करेगा एक अयोग्य शासक को। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है, इसका जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना, ये पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा, राइट। पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा आपके ग्रुप में। चलिए, तो अब आइए, आपने देखा आराम शाह को लोग पसंद नहीं किया, 8 महीना के लिए वो शासन पे रहे, और उसके बाद इल्तुतमिश आ जाते हैं, और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक का दर्जा दिया गया। द स्टेटस ऑफ रियल फाउंडर किसको कहा गया, किसको दिया गया, तो इल्तुतमिश को दिया गया। देखिए आखिर वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनके वजह से इतना बड़ा इनको तमगा दिया गया, इतना बड़ा दर्जा दिया गया। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने राजधानी को परिवर्तित कर दिया, लाहौर से दिल्ली कर दिया, और लाहौर से दिल्ली करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसने कहीं ना कहीं भावी भारत में दिल्ली के स्थान को पुख्ता कर दिया, करेक्ट। और आज भी जो दिल्ली का जो महत्व आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से पहली दफा दिल्ली को, और दिल्ली एज ए दिल्ली शहर किसने बसाया था जी, तो हमने आपको बताया था तोमरों ने, राजपूत वंश, तोमरों ने इसकी स्थापना की थी, और उसी दिल्ली में परिवर्तित कर दिया। और एक तरीके से ऐसा करके वो एक ये भी कोशिश कर रहा कि अफगानिस्तान से खुद को दूर करके और अपने आप में एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करने का एक प्रयास कर रहा है। और तो और वही चीज आगे अगले पॉइंट में आप देखोगे, यलदौज जो अफगानिस्तान में है उसको हराया, और हरा करके स्वयं का अफगानिस्तान से एक स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित कर दिया। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो खुद अफगानिस्तान का यलदौज के अंडर में थे, नियंत्रण में थे, किंतु इल्तुतमिश ने खुद को क्या कर दिया, एक तो लाहौर से दिल्ली कर दिया और स्वयं को अफगानिस्तान से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है, दो बड़े परिवर्तन इनके वक्त में हो रहा है। तीसरा एक बड़ा इनका एक डिप्लोमेटिक विजन नजर आएगा इनके पास, कि एक ये कूटनीतिक जो इनकी पास दृष्टि है वो देखिए। इस दौर में मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा लुटेरा है चंगेज खान, और चंगेज खान क्या कर रहा है, ख्वारिज में मान के चलिए, ये भी मध्य एशिया में ही है। यहाँ के एक शासक है जलालुद्दीन, इसको भगाता है मारपीट करके। जलालुद्दीन यहां आकर के इल्तुतमिश से संरक्षण या शरण मांगता है, किंतु इल्तुतमिश जानता है कि अगर हमने इसको संरक्षण दिया तो चंगेज खान मुझे भी डिस्टर्ब करेगा, और इसलिए स्पष्ट रूप से जलालुद्दीन को संरक्षण देने से मना कर देता है, और एक तरीके से चंगेज खान को इस क्षेत्र में आने से वो रोक लेता है। और यहां इस पॉइंट से यह साबित होता है कि इल्तुतमिश वाज द एम्पायर हु हैव बेटर डिप्लोमेटिक विजन, जिसके पास कूटनीतिक दृष्टि बेहतर थी, कूटनीतिक चाल की उनकी समझ थी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। इसकी देख सकते हैं आप, एक बहुत अच्छा एक नमूना है। तो जलालुद्दीन को उन्होंने संरक्षण या शरण देने से मना करके चंगेज खान को यहां से बाहर रखा। अगली बात देखिए, 4th पॉइंट, स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित कर दिया है कि जो खलीफा है उसी के हम क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। और इस ऐसा करके ये क्या करते हैं, अपनी स्वीकारोक्ति को बढ़ाते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से और शुरू होता है। इन्होंने एक व्यवस्था की शुरुआत की, इक्तादारी व्यवस्था। देखिए इक्ता क्या होता है, इक्ता मतलब मान के चलिए कि मैंने इक्ता में विभाजित कर दिया पूरे राज्य को। जैसे समझिए कि मैं राजा हूं, मैं आई एम द किंग, और मेरे अंडर में मान के चलिए 40 विभिन्न सरदार हैं जो मेरे अंडर में मेरे सभा में बैठते हैं, और इन 40 सरदार को मैंने एक एक इक्ता दे दिया कि भाई इक्ता में बढ़ दिया, इक्ता आपका ही है, इक्ता आपका ही है। और इससे क्या होगा कि ये जो 40 सरदार हैं, एक तो राजा के साथ संबंध प्रगाढ़ होगा, और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो शासन प्रशासन है वो बेहतर तरीके से किया जा सकेगा, क्योंकि आप डिवीजन कर रहे हैं। तो इक्तादारी व्यवस्था, इक्तों में बांट दिया था पूरे साम्राज्य को, पूरे राज्य को। और
दे दिया गया था। और इनके समय में ये जो 40 लोग थे उसी को एक और टर्म दिया गया जिसको कहते हैं चालीसा, या इसको आप कहते हो तुर्कान ए चिहलगामी। ये देख सकते हैं आप, चिहलगामी व्यवस्था यानी चालीसा की व्यवस्था की, तुर्कान ए चिहलगामी। यही 40 सरदार जिनको एकता दे दिया गया था उनको मिला करके एक ग्रुप बनाया, एक बॉडी बनाई, उसको कहा गया तुर्कान ए चिहलगामी। तो किस तरीके से ये देखिए बहुत चीजें बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने टाइम में। अगली बात देखिए 7वां पॉइंट, इन्होंने चांदी और तांबा का मुद्रा को भी चलाया है। और इससे क्या बात देखिए, चांदी के मुद्रा को टंका कहा गया और तांबा की मुद्रा को जीतल कहा गया। अब इससे दो बातें निकल करके सामने आ रही हैं। एक नंबर बात कि कहीं ना कहीं जो व्यापार और वाणिज्य है, व्यापार वाणिज्य वो फल फूल रहा था, वो फल फूल रहा था। और कुछ इस तरह से फल फूल रहा था कि जो बार्टर सिस्टम है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, उसके स्थान पर अब मुद्रा के प्रचलन की आवश्यकता पड़ गई होगी। और इसीलिए याद रखिएगा, चांदी का टंका और तांबे का जीतल की शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने। इससे व्यापार वाणिज्य फला फूला इस बात की ओर जाता है, इंगित होता है। 8वां पॉइंट कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इन्होंने पूरा कर दिया। बाद में याद रखिएगा, देखिए तीन शासक हैं कुतुब मीनार को लेकर के। कुतुब मीनार का शुरू करने वाला कौन है? तो आपने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको पूरा किया कौन? तो आपने देखा इल्तुतमिश। और बाद में एक बार इस पर बिजली गिर जाती है और इसलिए इसको मरम्मत की स्थिति आन पड़ती है। और मरम्मत करने का काम करेगा FST यानी फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा, 3 लोगों का नाम जुड़ता है कुतुब मीनार से। कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना किया, इल्तुतमिश इस कार्य को पूरा किया, एंड फिरोज शाह तुगलक इन्होंने बाद में जाकर बिजली गिर जाने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था यह कुतुब मीनार, इसको इन्होंने मरम्मत करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया है। और एक और बड़ी बात, हौजे सुल्तानी इसको कहते हैं। हौजे सुल्तानी एक मान के चलिए एक छोटा मोटा तालाब टाइप का था, इसको बना दिया था। एक्चुअली उस दौर में क्या होता था, मेडिवल इंडिया में एक ट्रेंड था कि पानी उन्हीं का कुछ अगर कोई फव्वारा हुआ, कोई हौज हुआ, कोई स्विमिंग पूल टाइप का ऐसी चीज बनाने को लेकर के क्या होता था, राजा के प्रति जनता में एक अपार सम्मान होता है। वाह, ये देखो मेरा राजा ऐसा ऐसा अद्भुत अद्भुत चीज बनाता है। इसलिए कुछ कुछ चीज लोग करते रहते हैं। ये 9 पॉइंट बढ़िया से याद रखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना 0 है। तो फिर से एक बार जल्दी राजधानी परिवर्तन, लाहौर से दिल्ली किया, यलदौज को पराजित कर दिया, अफगानिस्तान से स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। ख्वारिज में शासक जलालुद्दीन को इन्होंने शरण नहीं दे करके अपने कूटनीतिक दृष्टि के उदाहरण प्रस्तुत किया। चंगेज खान से दूरी बनाए रखा, खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया। एकतादारी व्यवस्था, मैंने बताया स्टेट को एक अलग अलग एकताओं में बांट दिया। वो एकता एक्चुअली भूमि का एक बहुत बड़ा भाग है, वो किसी न किसी एक सरदार को दे दिया जाता था। इसके अलावा चालीसा की स्थापना किया, जिसको तुर्कान ए चिहलगामी कहते हैं। चांदी और तांबा का मुद्रा, चांदी की मुद्रा को टंका, तांबे वाले को जीतल कहा गया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। हौज सुल्तानी एक स्ट्रक्चर बनवाया। तो ये कहानी हुआ इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश 1236 में डेथ हो जाती है इनकी। इनका एक बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज और उनकी एक बेटी है रजिया सुल्तान। यानी ये रुकनुद्दीन फिरोज और सुल्तान एक दूसरे के क्या हैं? भाई बहन हैं। रुकनुद्दीन फिरोज ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं, मूल रूप से कुछ ही समय में फिर चले जाते हैं। और फिर रजिया सुल्तान जो है यहाँ पे शासन में आती है। रजिया सुल्तान के बारे में जो पॉइंट्स हैं, एक तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान बनी, ये प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। दूसरी बात देखिए, आगे बढ़ता हूं, इनका एक गुलाम है, उस गुलाम एक स्लेव है जिनका नाम है याकूत। और ये कहा जाता है याकूत को इन्होंने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद दिया, खास करके जो घोड़ों वाला जो विभाग है उसका हेड बना दिया गया। और ऐसे भी कुछ अफवाह उड़ी कि ये जो याकूत है, उस याकूत के साथ रजिया सुल्तान का अफेयर है। लोगों में ये भी बात गया।
ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या हुआ। ये पर्दा प्रथा को अस्वीकार करती है। पर्दा प्रथा बोलती है ये सब कोई चीज नहीं है। देखिए, राजा की बेटी थी, ये कई बार राजा के साथ घूमने फिरने जाती थी, तो ये ऑलरेडी एक लिबर्टी तो इनको मिला हुआ था, तो ये नहीं मानेगी। बल्कि चोगा और कुला यानी टोपी पहनने की परंपरा की शुरुआत महिला होकर के इन्होंने कर दिया। ये घोड़ा चलाती थी आराम से, ठीक है। तो यानी तीसरा पॉइंट यहां है, चौथा पॉइंट यहां है, पांचवा पॉइंट ये है, छठा पॉइंट है कि कई बार सेना का नेतृत्व भी करती थी, और सातवां पॉइंट है कि चालीसा को द्वारा अस्वीकृत है। मतलब चालीसा जो इसके पहले इल्तुतमिश इनके पिताजी ने जो तुर्काने चहलगानी 40 सरदारों का एक जो ग्रुप बनाया था, वो सरदार नहीं चाह रहे हैं कि ये बने रहे। एक तो ये महिला है, और दूसरे मतलब उनको लगता है एक महिला कैसे ऐसा कर सकता है। आप आज के दौर में भी देखते हैं, इतना पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, तो वो तो दौर अलग था, ठीक है। तो इस बात को लेकर के इनका विरोध था कि एक तो महिला है, ऊपर से कुछ लोगों को चालीसा को जब पता चला कि एक गुलाम को एक महत्वपूर्ण पद में दे दी है, उससे बुरा लगा। और तो और ये पता चला कि उसी गुलाम के साथ इनका कुछ अफेयर है, ये भी उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी, इससे और बुरा लगा। एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके कहा जाता है कि 1240 ईस्वी में, यानी मात्र 4 साल के बाद कैथल में रजिया का पराजय हुआ, पराजय और मार दिया गया। एक्चुअली कुछ डाकुओं के द्वारा इनको मर्डर कर दिया गया है, ये मूल बात है। इनकी शादी भी होती है अल्तुनिया से, अल्तुनिया नामक व्यक्ति से इनकी शादी होती है, ये बात भी याद रखिएगा। इस तरीके से ये कहानी है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान की। इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, यही है मेन क्रक्स, जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका यही है। आगे देखिए, 1240 ईस्वी में एक और शासक बना बहराम शाह, और इसको अब देखिए मैंने क्या बताया कि चालीसा विरोध कर रहा था रजिया सुल्तान का, चालीसा का ही एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी के तहत रजिया सुल्तान मारी गई। अब चालीसा कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही व्यक्ति को बनाए जो हमारी बात सुने, समझ में आई मेरी बात। और इस क्रम में इन्होंने एक अपने एक पालतू आदमी को बनाया जिसका नाम है बहराम शाह, पूरी तरीके से चालीसा के अंडर कंट्रोल में, उन्हीं के अनुसार बात करते थे, उन्हीं के अनुसार अपने निर्णय लेते थे। फिर 42 से 46 तक एक और व्यक्ति रहा जिसको कहा गया अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। ये 1242 से लेकर के 46 तक रहा। इस पर भी चालीसा का नियंत्रण, ये तीनों शासक, ये देखिए 1246 से 1266 तक नसीरुद्दीन महमूद नामक, इन पर भी क्या हुआ, चालीसा का नियंत्रण रहा। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि ये टोपी सीकर अपना जीवन बिताता था, टोपी बनाकर। अब मैंने यही बात कहा कि ये जो नसीरुद्दीन महमूद है, उनके शासनकाल में जो डिफेक्टो किंग है, यानी जो वास्तविक राजा है, वो बलबन है। वो बलबन इनके एक मंत्री है, प्रधानमंत्री टाइप का। नाम इसका क्या है, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। और ऐसा होते होते लास्ट में 1266 में गयासुद्दीन बलबन ने पूरी तरीके से सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। और जिस वक्त लिया था उस वक्त भी ये चालीसा का ही क्या था, और चालीसा का ही भाग था। और इसलिए आप देखेंगे आगे चल करके जिस इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था, बलबन जानता था, बलबन ने देखा था, इसने सबसे पहले आकर के चालीसा को भंग कर दिया। यहां आप देख सकते हैं बलबन के बारे में, 1266 से 1287 के आसपास इनका शासनकाल। आइए देखते हैं। इन्होंने खुद को जिल्ले इलाही कहा, बोला मैं ईश्वर का बंदा हूं, शैडो ऑफ गॉड। और इसीलिए मतलब मेरी बात आप सबको सुनना चाहिए। एक और बात, इनकी जो रक्त और लौह की नीति है, रक्त और लौह की नीति कहने का मतलब, देखो बाबू मैं जो कहता हूं वो सुनो, अगर नहीं सुनोगे तो मारे जाओगे, ये कहानी है, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई ना। यानी लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा टाइटली ये चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को, विधि व्यवस्था को इनके यहाँ बड़ा एकदम टाइट था। और इसलिए आप देखोगे विधि व्यवस्था को या प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक विभाग का गठन इन्होंने किया है, दीवाने अर्ज, जो सैन्य विभाग है। दीवाने अर्ज को पूरी तरीके से छूट था, कोई भी व्यक्ति गलती करे, कोई चोरी करे, कुछ भी करे, तो सीधा मारो, इतना मारो कि एकदम दोबारा करने से कांप जाए। रक्त और लौह की नीति, ठीक है। इन्होंने एक परंपरा की शुरुआत कर दी, सिजदा और पाबोस, मतलब आप मेरे यहाँ आओगे, सिजदा करोगे, झुक कर प्रणाम करोगे, और पाबोस मतलब मेरे पैर को चूमोगे। आने पे ही ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिल्ले इलाही हूं, क्योंकि मैं जिल्ले इलाही हूं।
ये खलीफा के प्रतिनिधि इन्होंने भी खुद को माना। फिर देखिए इनके टाइम में एक अलग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टेब्लिश हो गई, राजनीतिक स्थायित्व स्थापित हो गई। आप देख सकते हैं कि 1266 से 87 लगभग 21 वर्ष तक ये रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से व्यापार वाणिज्य भी इनके टाइम में ठीक ठाक आगे बढ़ेगा, विधि व्यवस्था भी टाइट रहेगी। जैसा मैंने भी आपको बताया, इन्होंने इसके लिए एक व्यवस्था, एक दरबारी सैन्य विभाग, एक दीवाने अर्ज, बहुत बार पूछा गया दीवाने अर्ज या दीवाने अरिज इसको क्या कहते थे, किसने स्थापित किया, ये सब प्रश्न खूब रहा है। जिस तुर्कानी चहलगानी से आते थे वो जानते थे यही डिस्टर्ब करेगा मुझे और इतना सबको हम खुश नहीं कर पाएंगे, एक काम करो इनको खत्म करो, ये व्यवस्था अब खत्म हो गई। तो चालीसा जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, उसी चालीसा की अंत बलबन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम उलेमा लोग थे इनको बोला कंट्रोल में रहिए। कंट्रोल में रहिए कहने का मतलब आपका काम है धर्म की व्याख्या करना, करिए, किंतु राजनीति में दखलंदाजी ना करिए। समझ में आई मेरी बात में? फिर क्या हुआ कि दरबार में ईरानियों की उपस्थिति, इन्होंने थोड़ी सी इनके दरबार में ईरानी जो है सरदार, इनकी उपस्थिति बढ़ी। और ईरानी मतलब पारसी, और एक पारसी उत्सव होता था नवरोज। नवरोज इज द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर ऑफ पारसीज। पारसियों के जो नया नव वर्ष उसका पहला दिन नवरोज मनाने की इन्होंने शुरुआत कर दी। अब इससे इनकी एक इमेज बनी कि ये बेचारा दूसरे धर्म के प्रति इनको उतना दिक्कत नहीं है। और चूंकि दरबार में ईरानी ज्यादा थे तो इनको भी खुश करना था। इन्होंने एक उंजारत या इंजारत, दीवाने इंजारत या उंजारत जो भी बोली, एक का गठन भी किया है, उसको वित्त विभाग कहते थे। क्या कहते थे? फाइनेंस डिपार्टमेंट। कुछ और पॉइंट, सीरी, सीरी का किला जानते हैं आप, नामक एक नगर बसा है। इन्होंने एक उपाधि लिया है उलूग खान की, और इनके दरबार में प्रसिद्ध अमीर खुसरो और अमीर हसन ये दोनों रहते थे। ये बात याद रखिएगा। ये बलबन, ठीक है। बलबन के बाद बाकी जो 3 राजा रहे हैं, 1-2 राजा वो लोग रहे, लेकिन कोई विशेष बात नहीं, यहां से वो डिक्लाइन कर गया गुलाम वंश, और एक नया राजवंश की स्थापना होती है, और जिसको आप कहते हो खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की जाती है। खिलजी राजवंश पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? बोलिए। करेक्ट।